वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल देश का है में आज बात हो रही है कि क्या कश्मीर में फिर से निशाने पर आ गए अल्पसंख्यक, और क्या अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद कश्मीर में आतंकियों के हौसले बुलंद हो गए हैं? क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबानियों की मदद से कश्मीर में आतंक फैला रहा है? इसी पर हम सवाल देश का है में चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी नेता कुणाल कोहली जी हैं। मैं कुणाल जी के पास जाना चाहूंगा बाकी मेहमानों के पास जाने से पहले। कुणाल जी, कांग्रेस ने जो सवाल उठाया, हमने कांग्रेस, आप सही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से एक सवाल किया जाए तो जवाब देने की बजाय सवालों में उसको उलझा देती है, लेकिन सवाल जो उन्होंने किए उसका भी जवाब आपको देना चाहिए कि क्या इसका समाधान कैसे हो सकता है, क्या स्ट्रेटेजी है। अब कैसे हम, पाकिस्तान के नापाक मंसूबे तो कश्मीर को लेकर है, हालांकि सरकार की इस मामले में तारीफ करनी चाहिए, मोदी सरकार की, अंतरराष्ट्रीय मंच हो या फिर सुरक्षा का मामला हो, हर मौके पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन जिस तरह की साजिश हो रही है, अब अफगानिस्तान के बाद एक नई चुनौती बनकर सामने सरकार के है, तो कैसे इसको निपटेंगे, कैसे टैकल करेंगे? देखिए, आज की प्रेजेंट सरकार जो है जी, वो कश्मीर को चुनौती लेती है, उसकी उस समस्या को एड्रेस करती है और मानती है। देखिए, दूसरी सरकारें उन चीजों को नहीं मानती थी। वो कहती थी 370 जब था बहुत अच्छा कश्मीर चल रहा था, जिसमें हमारे कश्मीरी पंडित निकाले गए, बहुत अच्छा हुआ, कश्मीर बहुत अच्छा चल रहा था। उस टाइम पे किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया। हमारे कश्मीरी पंडितों को, हमारे हिंदुओं पंडितों को किस हालात में लाके उनको फेंक दिया, कोई किसी पे, किसी के बल नहीं आया माथे पे। आज यही लोग बसैया बनना चाह रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहाना चाह रहे हैं उस पार्टी के लिए जो इस देश के लिए काम कर रही है। देखिए, कश्मीर इज अ चैलेंज फॉर अस एंड वी हैव एक्सेप्टेड इट। कश्मीर हमारे लिए जो मुद्दा है, हम उसको सुलझाएंगे, उसको एक अमन जगह बनाएंगे, पीसफुल जगह बनाएंगे जहां बाहर से लोग आएंगे, काम करेंगे। ये एक वादा है इस देश से, और उस वादे को निभाते हुए अभी देखिए 4-5 साल से वहां पे काम होना एक्चुअल शुरू हुआ है। 370 हटाया, शोरगुल किया, क्या बात अच्छी करी मुझे बताइए, कहां समर्थन दिया, नहीं दिया। और आज मोदी सरकार ये मैसेज दे चुकी है इंटरनेशनली, पाकिस्तान को भी इंटरनेशनली, कि हमसे अगर आप मेसअप करेंगे, अगर आप हम पे वार करेंगे किसी भी तरीके का, हम आपको माफ नहीं करेंगे, आपसे बातचीत नहीं करेंगे। पहले सरकारें क्या करती थी, टेररिस्ट अटैक होता था, 4 दिन बाद जाके बात करना शुरू कर देती थी। चलो छोड़िए जी, भूल जाइए कितने लोग मरे इस देश में, क्या हो। मोदी सरकार ने बात करी? नहीं करी। एक नंबर का दर्जा दिया हुआ था पाकिस्तान को कांग्रेसियों ने ट्रेड के लिए, हमारी सरकार ने उसको हटाया, मैसेज दिया। देखिए, ये प्रोग्रेस, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कश्मीर को, मुद्दे को अगर आपको एड्रेस करना है तो पाकिस्तान को एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक रोग है जो हमारे देश में ऐसी चीजें करता रहेगा और हमें उसका जवाब देता रहना पड़ेगा। आपके राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। मैं एक कश्मीरी पंडित से ही समझना चाहूंगा, नरेश जी, मैं नरेश शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। नरेश जी, जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के हमेशा चर्चा होती रहती है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है, लेकिन मैं कश्मीरी पंडित से समझना चाहता हूं कि उनकी इस हालत के लिए वास्तविकता में कौन जिम्मेदार है और किसने कश्मीरी पंडितों के लिए काम किया है वास्तविकता में? देखिए सुनील जी, आज तो मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया है, तो कश्मीर में जो घटना होती है, जो कश्मीरी अल्पसंख्यकों को, कश्मीरी हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ है, वो बात कहीं ना कहीं बाहर आ जाती है। लेकिन पिछले 30 सालों में जो हो रहा था, उसके ऊपर कोई ह्यूमन राइट, जो मानवाधिकार जो संस्थाएं हैं, उन्होंने, किसी ने भी उनके ऊपर नहीं बोला। तो आज जो लोग सिक्योरिटी लैब की बात कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी के जो खामियाजा इसमें था, सिक्योरिटी में था, उसके उस विषय पर बात कर रहे थे। लेकिन वही लोग कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में इतने सारे सिक्योरिटी जो सुरक्षा बल है, उनको क्यों तैनात कर दिया गया है, इससे मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। तो ये दोहरी जो नीति करने वाले, दोहरे मापदंड रखने वाले जो लोग हैं, यही लोग कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं। कुछ दिन पहले तो आप कह रहे थे कि भैया जम्मू कश्मीर के हालात इतने बेहतर हैं, जम्मू कश्मीर के हालात इतने, जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो दूसरे राज्यों से बेहतर है, इसलिए यहाँ पर 370 हटाने से कोई फायदा नहीं हुआ है। और वही लोग आज कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है,
जम्मू कश्मीर की आर्थिक दशा सही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आतंकवाद है। तो आतंकवाद की जो असल वजह है, जो रेडिकलाइजेशन है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। ये कश्मीरी पंडितों की जो दुर्दशा है उसके लिए जिम्मेदार, उसके लिए ये बिंदु जिम्मेदार है। लेकिन उन विषयों पर कोई बात ही नहीं हो रही। बात हो रही है पाकिस्तान की, बात हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज की, अपने अपने वोट बैंक की। लेकिन जब भी कश्मीरी पंडितों को वहां पर बताने की बात होती है तो उसके ऊपर सीरियसली जो डिस्कशन होनी चाहिए, जो वार्तालाप होना चाहिए, जो नरेश जी मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि अभी की जो वर्तमान सरकार है, जिस तरह की कश्मीरी पंडितों को लेकर जो कदम उठा रही है, जो भी कदम उठा रही, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? और क्या कश्मीरी पंडितों में एक नई उम्मीद जगी है कि वो कश्मीर में वापस लौट सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कश्मीरी पंडित तो उसी दिन संतुष्ट होगा जब उसकी सही मायने में वापसी होगी। अगर सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जा रहा है तो हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन जब तक कश्मीरी पंडितों की धरातल पर वापसी नहीं हो जाती, उनके पुश्तैनी जगहों पर उनको नहीं बताया जाता, तो हम कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? क्योंकि आज भी हमारे जो लोग हैं, वो जो हिंदू हैं, वो देश के हिस्सों में, देश ही नहीं पूरी दुनिया के हिस्सों में जाकर वो बसे हुए हैं। आज भी जम्मू की जो माइग्रेंट कॉलोनी है, वहां पर जो कश्मीरी पंडित, जो गरीब लोग हैं, वो उनकी जो दुर्दशा है वो किसी से छुपी नहीं हुई है। लेकिन उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं करता, राजनीतिक रस्साकशी होती रहती है। कुणाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? लोग सोचते हैं। जी नरेश जी, आ रहा हूं मैं आपके। कुणाल जी कुछ होता यह है कि मेरा बैकग्राउंड भी जम्मू कश्मीर है जी। मैं आपके जो पैनल पे बैठा हूँ, मैं भी वहाँ से यहाँ आया हुआ एक माइग्रेंट हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। मेरे दादे परदादे कश्मीर से हैं और मेरा एक वहाँ ज़मीन है जिसके ऊपर एक सरकारी गर्ल्स स्कूल बना दिया गया है कश्मीर के अंदर, श्रीनगर में। आज मैं 30 साल से मुआवजे के लड़ रहा हूँ और मुझे क्या बोला जाता था, आप हिंदू हो, आपका केस सुना ही नहीं जाएगा। लेकिन आज जब से मोदी सरकार आई, मैंने वहां अब अपने केस को उठाया और सुनवाई शुरू हुई है। देखिए, बगैर मुआवजे के हिंदुओं की जमीनों पे स्कूल बना दो, दूसरी चीजें कर दो। और मैं एक पैनल पे, आपके पैनल्स पे ऐसे बहुत लोग आते हैं जो कश्मीर कभी गए भी नहीं होंगे, वो डिस्कशन पूरी कश्मीर पे लेके करेंगे आपके साथ। यहाँ मेरे कुछ भाई लोग बैठे हैं जिन्होंने वो पीड़ा सही है, कश्मीर के रहने वाले हैं। मैं उनकी आवाज हूं आज मैं अगर बीजेपी में आया हूं तो एक आवाज लेके आया हूं कि मेरे साथ भी वो, मैं पीड़ित हूं, आज मेरी भी वहां ये हालत है। तो ये हालत को लेकर मैं गिव अप नहीं किया, मैं डिसहोप पे नहीं रहा। मुझे पता है वो एक बदलाव आया है और मुझे वहां पे न्याय मिलेगा। समय जरूर लगेगा क्योंकि इतनी गंदगी कर दी गई थी कश्मीर में हमारी पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, आज आप देखिएगा, कोई भी वहां की लोकल मेन स्ट्रीम पार्टी कोई बाहर आके खुल के कुछ नहीं बोल रही। कोई आके आपको प्रश्न उठाने हैं, वो हमारी सरकार पे प्रश्न उठाएंगे, लेकिन अपना जवाब कभी नहीं देंगे कि उन्होंने क्या हालात कर दिए कश्मीर के। ये चीजें ओवरनाइट नहीं हुई हैं। रेडिकलाइजेशन एक रात में, 2 साल में, 4 साल में, 7 साल में, 10 साल में भी नहीं, ये पिछले 30-40 साल से हो रहा था। कहां थी ये सरकारें जो आज प्रश्न उठा रही हैं और गड़ाली आंसू रो रहे हैं कि हम तो इनके मददगार हैं? कोई मददगार नहीं। जी, विनय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विनय जी, मैं सवाल पूछूं आपसे। 2 कश्मीरी पंडित हमारे साथ बैठे हैं, भले ही एक आपके राजनीतिक विरोधी है, लेकिन दूसरे कश्मीर के रहने वाले कश्मीरी पंडित है, और दोनों ने आपकी ओर इशारा किया है कि आपकी दोहरी रणनीति, आपके दोहरे विचार कि आतंकियों को आतंकी न कहना, इसी वजह से कश्मीर में आतंकवाद फलता फूलता रहा और ये उसकी वजह से पीड़ित बने। और आज आप सवाल पूछ रहे हैं और आज भी वही स्ट्रेटेजी है आपकी। आप खुलकर आतंकवाद का कभी विरोध नहीं करते। आपके बयानों को पाकिस्तान कोट इन कोट करके यूएन ले जाता है। आतंकवादी हमले हमारे नेतृत्व में सहे जी। आतंकवाद सवाल नहीं करते, आप आरोप कुछ भी लगा दीजिए जी। आरोप है, विपक्षी आरोप लगाएंगे, मैं उससे नहीं चाहता। एक बात आप लोग से, कश्मीरी पंडितों को वापस लाने की बात करें, लेकिन माखनलाल नीलम वो जब वहां से कश्मीरी पंडित भागे, वो वहां से गए नहीं, वो डटे रहे। यहाँ तक कि बेटे बहू को दिल्ली से बुलाकर वहां बताया, उनकी हत्या होती है। आप मैसेज दें, आप नए को बताने की बात करते हो, जो वहां बसे पता है उनकी हत्या हो रही, आप 90 याद करते हो। माखनलाल नेहरू जैसे लोगों की हत्या होती, कैसे ही किधर है? मेरा सवाल सीधा था, मेरी पूरी संवेदना है, जो भी पैनलिस्ट भाजपा के हैं, क्या है, जो भी कश्मीरी पंडित है, सारी संवेदना। लेकिन मेरे सवाल भी तो जायज थे, मुझे मेरा जवाब, मेरे सवाल मिलेगा कि नहीं? मैं बेहतरी की ओर जाने की बात होती है, उसके तमाम अच्छे अल्फाजों में बात होती है, पीठ का सफाई आती है, लेकिन नजर तो आना चाहिए। ये तो वही बात हुई, अभी मैं सिलसिलेवार गया हूँ, आपको विपक्ष के 15 बार से लेकर के हर बातें बहुत अच्छी। आप पहले आपके भाजपा के हैं, आपने कहा कि जो है पहले की नीतियां अच्छी नहीं थी, क्या 14 के बाद ही नीतियां अच्छी हुई? पाकिस्तान अटल बिहारी वाजपेयी जी बस लेके गए आगरा में, मुशर्रफ जाने के बाद क्या हुआ था पूरा हिंदुस्तान जानता। क्या उनकी नीतियां भी गलत थी? एक
एक बार आप कहते हो ये एक झटके भी नहीं होता, सिलसिलेवार होता है। आप एक झटके 370 इम्पोज करते हो, आपने राय ली, अगर सिलसिलेवार होता है तो राय मशवरा होना चाहिए। सिलसिलेवार होता एक झटके भी किससे राय मशवरा होना चाहिए था विनय जी? किससे? पाकिस्तान से? बिल्कुल पाकिस्तान, फिर आपने पाकिस्तान अभी आपने पहले नहीं, किससे राय मशवरा होना चाहिए? हमारे कश्मीरी पंडित भाई इसी पहले बोल रहे हैं कि हम बार बार पाकिस्तान क्यों बोलते थे? ये वहाँ के लोकल की बात हो रही है, वहाँ के लोकल कैसे रिकॉर्ड हो, वहाँ के लोकल की जिंदगी। नहीं, स्थानीय लोग तो अब साथ में आ रहे हैं। देखिए, चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसका मतलब वो आतंकवादी जो सेपरेटिस्ट थे उनके दबाव में थे, स्कूलों में आग लगा दी जाती थी, उनके बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। चुनाव प्रक्रिया बड़ी अच्छी चली, सरकारें चली, चुनाव प्रक्रिया हुई, लोग बढ़कर हिस्सा लिए, सरकारें पूरी चली। अभी तो भाजपा सरकार वो हो गया, राज्यपाल शासन लग गया। आप कह रहे हो ना, जो कुछ हम कहते हैं अल्फाजों में, तो जमीन पे सीखना चाहिए। मेरा केवल इतना कहना, आज केवल इतना कहना चाहता हूँ, हिमाचल लाल बिंदु वो वहाँ डटे हुए थे। आप सारी बात करते हो, बताया एक व्यक्ति जाता है और बहुत ही प्रोमिनेंट व्यक्ति थे वो चेहरा तुम कश्मीरी पंडितों का। उनकी बेटी ने क्या कहा कि मेरे पिता की शरीर की हत्या हो जाती, मैं उनकी आत्मा हूँ, मैं जिंदा हूँ, उनसे बात करूँगी। सपोर्ट किया था। मैं आऊंगा कुणाल जी आपके पास। कुणाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आऊंगा सर आपके पास। अभी बहुत सारे लोग हमारे साथ बने हुए, मैं आऊंगा राजनीतिक बयानबाजी। जी बोलिए। एक लाइन पूरी हुई थी, 10 सेकंड। उस बेटी के कहने का मतलब जानते हैं आप क्या है? उसकी स्पिरिट, उसने स्पिरिट का मतलब कश्मीर की स्पिरिट ये है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, वहां के लोगों को एम्पावर्ड करके बस बाकी बातें बंद करें। पॉलिटिक्स ये होती है, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पॉलिटिक्स ये होती है कांग्रेस को निशाना करते हैं। पॉलिटिक्स ये होनी चाहिए वहां लोग इम्पावर्ड करते हैं, वहां लोग सुरक्षित कहते रहे, वहां कश्मीरी पंडित अपने सुरक्षित महसूस करे, ऐसा माहौल तैयार करे सकता है। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। कुणाल जी कुछ आपका जवाब देना चाह रहे हैं। जो आपने सवाल उठाए, मैं सुनील जी के पास जाना चाहूंगा। सुनील वातल जी, जो बात कांग्रेस की ओर से कही गई, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कही गई, या फिर जो कश्मीरी पंडित कह रहे हैं, क्या आप इन सारी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? आप कश्मीर मामलों के जानकार हैं। क्या अचानक से रिवोकेशन कर दिया गया 370 का, इस वजह से इस तरह के हालात पैदा हो रहे जो कांग्रेस कह रही, या 370 हटाने की वजह से वहां अमन चैन आया है? सुनील जी। देखिए, जो तो 370 हटाने के बाद बोला गया था कि भी पूरे देश को यह बताया था कि 370 हटाने के बाद बस 180 डिग्री 180 डिग्री से पूरी चेंज हो जाएगी। वहां पे मुझे तो नहीं लगता कि कोई चेंज हुआ है, कोई इम्प्रूवमेंट हुई है। इम्प्रूवमेंट कहने को हुई है, पर अगर इम्प्रूवमेंट हुई भी है एट कॉस्ट। हम उसका आज जो ये हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? फिर अगर 370 हटाने से सब कुछ ठीक हो जाना था, तो ये आज क्यों हो रहा है? आज लोग क्यों मर रहे हैं? और एडमिनिस्ट्रेशन उनका क्या कर रही है उसमें क्यों नहीं? सुनील जी, पहले के मुकाबले अगर हम देखें, जब 370 थी और 370 हटी, उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन आप करें तो क्या लगता है, आप बदतर स्थिति में अभी हम, या ठीक है पहले से? क्योंकि जिस तरह से ये एक बड़ा घाव था, इसको भरने में समय लगेगा, आपको नहीं लगता है? देखिए, अगर आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, टूरिज्म बढ़ने की बात कर रहे हैं, या बाकी चीजों की बात कर रहे हैं, या एक झंडा पहले 20 फुट का फ्लैग पोल था, अब 70 फुट का हो गया, उसको आप छोड़ दिए। बट बेसिक चीज ये है कि अगर एक आदमी को मारा जाता था पहले और आज भी मारा जाता है, और अगर आज ये कंडीशन है कि सड़क पर चलने में आदमी को खौफ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का हो, बट लोगों के दिलों में अगर 3 दिन के अंदर 5 आदमी मारे जाते हैं, 5 व्यक्तियों के मारने से लोगों में दहशत हो रही है, तो वो दहशत वहीं की वहीं है। वो दहशत खत्म क्यों नहीं हो रही? अगर हम इतने ही एफिशिएंट हैं, अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी एफिशिएंट है, तो कहाँ है? ढूंढिए ना किसने मारा। नहीं सुनील जी, हमें इस बात के बदलाव को देखना चाहिए कि अब जुमे की नमाज के बाद वहां तिरंगों में आग नहीं लगाई जाती है। भारतीय सेना का जो जवान लाल चौक पे तिरंगा फहराया जाता है, बेखौफ घूम सकता है, उस पर कोई पत्थरबाजी नहीं करता है, उस पर कोई गालियां नहीं देता है। ये बदलाव हमें देखने को मिल रहा है 370 के बाद। डेवलपमेंट क्या हो रहा है वहां के स्थानीय लोगों से हम बात करते हैं तो विकास वहां हो रहा है, दूर इलाकों में, गांव में प्रशासन पहुंच रहा है, ये बात तो वहां हो रही है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। मैं रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ संजीव जी, उनसे समझना चाहूंगा, मैं सुरक्षा वाले मुद्दे पर उनसे सवाल करूंगा। संजीव जी, मैं फिर वही पर आऊंगा कि कैसे अब इसको निपटा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से आपने हालांकि कहा कि तालिबान वाला उतना इफेक्ट हम नहीं देख सकते कश्मीर में, लेकिन जिस तरह की अभी घटनाएं लगातार 5-7 दिन में हुई है,
और यह तय है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है, क्योंकि एक आतंकी जो पकड़ा गया उसने भी कहा, बेल्जियम के सांसद ने कहा कि पाकिस्तान का बहिष्कार होना चाहिए, वो आतंकी राष्ट्र है और कश्मीर में अब आतंकी घटनाएं बढ़ सकती है, ये बेल्जियम के एक सांसद कह रहे हैं। तो उनके कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कश्मीर में उसके बाद और घटनाएं बढ़ी भी है। तो आप कैसे देखते हैं, कैसे इसको अब डील किया जाना चाहिए, क्या इसका उपाय हो सकता है? देखिए, मेरे विचार से इसका जो उपाय है वो ये है कि जो आतंकवाद के ऊपर जो भारत की जो जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है उसको लगातार इंप्लीमेंट करना होगा। और जो सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, सॉफ्ट टारगेट के तौर पे उन्हें अब हिट किया जा रहा है, और उसमें भी विशेष रूप से जो कश्मीरी पंडित हैं उनको जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उनके अंदर दहशत पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो कश्मीर में लौटने के बारे में न सोचें। अभी जम्मू कश्मीर की सरकार ने जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों की जो अचल संपत्ति थी, उसके जो अवैध कब्जे थे, उसको हटाने की जो प्रक्रिया शुरू की है, उसकी वजह से भी ये आतंकी ऐसा लगता है कि अब एक भय का माहौल क्रिएट करके इस सारे अभियान को भी वो रोकना चाहते हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा जो रिस्पांस है वो यही हो सकता है कि अब जो सिविलियन जो इलाकों को जो टारगेट किया जा रहा है, हमारे आम नागरिकों को जो टारगेट किया जा रहा है, जब कभी भी ऐसी कोई घटनाएं हो तो उसे भी हमें रिस्पॉन्ड करना होगा। ये जो अभी जो घटना की गई है और जिसने भी इसकी जिम्मेदारी ली है, जो भी इसके लिए जिम्मेदार पाया जाएगा उसे निसंदेह ढूंढ लिया जाएगा। अभी हमारे एक वक्ता कह रहे थे कि कहाँ ढूंढा जा रहा है, आप आने वाले समय में उसे निसंदेह ढूंढा जाएगा और उसे नेस्तनाबूद किया जाएगा। जाहिर है कि इस तरीके के जो भी कृत्य करने वाले जो भी आतंकी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये जो नए भारत में जो आतंकवाद के प्रति हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और पॉलिसी ये एक मिनट में अपनी बात बोलिए। ये जो सिविलियंस को जो निशाना बनाया जा रहा है, ऐसी घटनाएं जहां कहीं भी हो उसके ऊपर भी अब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहां उसको भी जरा भी कहीं से भी उसके ऊपर जरा भी कोई नरमी नहीं बरत सकते। जाहिर है कि वहां पर भी हमारी नीति सख्त होनी चाहिए। जी बिल्कुल। इसके जो आका है, जो पाकिस्तान बेस्ड जो आतंकी संगठन है, उनके लिए भी एक चेतावनी है और उनके ऊपर भी असेसमेंट होना चाहिए कि आखिर वो किस तरह की हरकतें अंजाम दे सकते हैं, और भविष्य में आने वाले भविष्य में किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जी बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। और सरकार ने, मैंने जैसे बताया भी कि कार्रवाई शुरू कर दी है। जो लोकल, जिसको हम सपोले कह सकते हैं, आस्तीन के सांप है, उन पर कार्रवाई शुरू हो गई है। कुछ घरों को सीज किया गया है, कुछ मकानों दुकानों को सीज किया गया है, कुछ जमीनों को सीज किया गया है जिनका इस्तेमाल ये आतंकी करते थे। कुछ गाड़ियों को, 70 से ज्यादा गाड़ियों को जब्त किया गया है, जो आतंकी घटनाओं में जिन लोगों के लिए मददगार वो गाड़ियां साबित होती थी। लोकल प्रशासन ने अभी कार्रवाई शुरू कर दी है और स्थानीय लेवल पर जो आतंकियों के मददगार है उनको भी चिन्हित करना शुरू कर दिया है। मैं राजपुंजी के पास जाना चाहूंगा। जो हम सिविलियंस के अटैक की बात कर रहे हैं, इसके मैं जब आंकड़े देख रहा था तो एक साल के भीतर जिन सिविलियंस को मारा गया है, ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ कश्मीरी पंडित या गैर मुसलमान ही शामिल है, 18 मुसलमानों को भी, लोगों को भी आतंकियों ने निशाना बनाया। राज जी, तो क्या हम ये समझे कि जो कश्मीर का मुसलमान है वो अमन पसंद करके इन सेपरेटिस्ट से अलग होकर भारत के साथ आकर खड़ा होता हुआ दिख रहा है, भारत डेवलपमेंट के साथ खड़ा होता दिख रहा है, इसलिए उनको भी टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल सुनील जी, यही बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही स्थिति है। इसी वजह से ये हमले करे जा रहे हैं, क्योंकि वहां का जो आवाम है, वहां के जो मुसलमान है, वो बिल्कुल नहीं चाहते इस प्रकार से कोई दहशत हो वहां पर। और वो बिल्कुल वो हिंदू मुस्लिम इस प्रकार से किसी भी बात में नहीं है। ये सिर्फ सोच है, ये जो लोग पैदा करना चाहते हैं, ये कुछ एक आध लोग जो बीच में आ जाते हैं और ये ऐसे पीछे से जो इनको फंडिंग होती है, फिर ये लोग आगे जाके दहशत वहां पे पैदा करते हैं, और इन्हीं की वजह से जो वहाँ पूरा माहौल खराब करने की उनकी योजना होती है। तो इस तरह से वहां का कोई भी मुस्लिम, मैंने कहीं वहां पर ग्राउंड जीरो पे भी देखा है कि वहां जब कृष्ण ढाबा के उनके बेटे की हुई तो पूरा मुस्लिम वर्ग वहां पे बाहर खड़ा होकर जोर जोर से भारत माता की जय के नारे लगा रहा था, और कश्मीर के लोग वहां पे बिल्कुल ऐसी बात करते हैं। तो यही लोगों को परेशानी होती है। ये जो दहशत गर्द होते हैं, इनको यही से परेशानी शुरू होती है कि कैसे हिंदुस्तान का नाम वहां पे लोग लेते हैं। तो उनको भी डरा जाता है इस तरह से हमले करके। तो इस तरह से बेरोजगारी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कश्मीर में, जिसको भारत सरकार, केंद्र सरकार को प्रगति के साथ करना चाहिए। वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, उसके साथ साथ उसको भी देखना पड़ेगा। जी कुणाल जी, बेरोजगारी ही सबसे बड़ी वजह है। जी मैं कुणाल जी के पास जाऊंगा। कुणाल जी, देखा आपने सब जो आंकड़े हमने देखे, उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ गैर मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। चूंकि एक बड़ा वहां के स्थानीय लोग सरकार के साथ में आते दिख रहे, विकास के साथ में आते दिख रहे, भारत के साथ आते दिख रहे, पाकिस्तान की साजिशों को समझ चुके हैं और वो भारत के विकास को जान रहे कि भारत ही उनका
असली हमदर्द है और वही कश्मीर के जख्मों पर मरहम लगा सकता है। तो वो आपके साथ आते दिख रहे, इसलिए उनको भी टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये जिम्मेदारी है कि आप उन सिविलियंस की जान बचाए सरकार की। तो अंतिम मैं कमेंट आपसे पूछना चाहूंगा कि इसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति जैसे संजीव जी ने भी कहा कि वो अपनानी पड़ेगी, क्या सरकार उसके लिए तैयार है? और जैसे राजपुंज जी ने कहा कि जो बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, उसके लिए नहीं लगता आपको कि कुछ कदम उठाने चाहिए सरकार को कश्मीर? देखिए, पहली बात तो शिक्षक भी हमारे देश के एक जवान हैं और श्रद्धांजलि है उन लोगों को जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान निछावर करी। हमारे दो शिक्षक थे और उसके अलावा जो लोग वहाँ कारोबार करने करके 2-3 लोग थे। देखिए, बात ये आती है कि आप बदलाव देख रहे हैं तब ये हादसे हो रहे हैं। अगर बदलाव नहीं होता तो हादसे नहीं होते। वहां पे सरकार लोगों को बसाना चाह रही है, कार्रवाई कर रही है। पैनिक सिचुएशन हो गया है पाकिस्तान में, टेररिज्म ग्रुप्स में एक सिचुएशन ये आ गई। उनको पता है कि मोदी सरकार कहां जा रही है, किस रास्ते पे है और अगले कुछ सालों में क्या होने वाला है, वो देख पा रहे हैं। लेकिन हमारी देश की पार्टियां ये सब नहीं देखना चाहती जी, वो इसको नहीं समर्थन देना चाहती। वो चाहती है डीरेल हो, वो हर बात पे प्रश्न उठाना चाहते हैं। देखिए, वहां की लोकल पार्टीज एक सबसे बड़ी हमारी जो वहां की जो चुनौतियां हैं उसको क्रिएट करने वाली वहां की छोटी छोटी जो लोकल पार्टियां थी और वहां की 2 फैमिलीज हैं, उन्होंने जो वहां अपनी राजनीति के लिए जो मुद्दे वहां पे क्रिएट कर दिए। कुणाल जी, आपने सही कहा, लेकिन जो बाकी दूसरी जो छोटी छोटी पार्टियां अब उनसे भी छिटक कर नहीं बन रही है, वो भी ये मान रहे हैं कि हमें 370 के विषय को छोड़ देना चाहिए और भारत के साथ, लोकतंत्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। सिर्फ पीडीपी और बाकी एनसी को अगर हम छोड़ दे तो बाकी दल भी है। और वही प्रॉब्लम है जी, श्रीनगर की यही पार्टियां प्रॉब्लम थी जो पिछले 70 साल से कर रही थी जी। अब और इनको जो टैकल किया जा रहा है, गुप्कार गैंग बना है, उसमें कमाल की बात है कि कांग्रेस भी उनका साथ दे रही है। तो मैं अंतिम कमेंट विनय जी से लेना चाहूंगा। विनय जी, आपको नहीं लगता कि बदलाव हो रहा है, धीरे धीरे होगा और बदलाव हो रहा है और आपको इस बदलाव का स्वागत करना चाहिए और केंद्र सरकार का इसमें एज ए पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष के नाते भी आपको साथ देना चाहिए, सवाल उठाने के बजाय, ताकि आतंकियों का मनोबल ऊंचा ना हो, पाकिस्तानियों का मनोबल ऊंचा ना हो कि देखिए भारत के लोग ही आपस में लड़ रहे हैं? सवाल इसलिए नहीं उठाए जाते कि पाकिस्तान का मनोबल ऊंचा हो या आतंकियों का मनोबल ऊंचा हो, ये तो नैरेटिव लोग सेट करते हैं जो इसका काम है। बड़ी मजेदार बात इन्होंने कही, मैं बात करी बोलूंगा कि देखिए, हमले बदलाव के प्रतीक नहीं, हमले बदहाली के प्रतीक। बड़ा आश्चर्यजनक है क्या हमलों को बदलाव का प्रतीक बताया जा रहा है कि चूंकि वहां बदलाव हो रहा है कि इसलिए हमले हो रहे हैं, ये बड़ा हास्यास्पद। देखिए, वहां पर आप स्थितियां तब अच्छी मानेंगे जब अमन चैन कायम हो। अगर 36 घंटे के अंदर 5 हत्याएं हो रही, यानी सरकार का फेल्योर है। सरकार को इसको स्फोटित लेना नहीं, हम इन हालात। विनय जी, लेकिन गुलाम नबी आजाद जी भी मान रहे कि कश्मीर में कुछ बदलाव हुआ है। गुलाम नबी आजाद जी ने माना, आप ही के नेता है, आप कह रहे बदहाली हुई है, बदलाव नहीं हुआ। मैं कुछ बोलना चाहूंगा जी। कश्मीर में बदलाव पिछले 48 घंटे में दिख गया है जी। चलिए नहीं, कुणाल जी माफी चाहूंगा, माफी के साथ मेरे पास समय नहीं है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपना राजनीतिक चश्मा बदलना चाहिए और उस राजनीतिक चश्मे को उतार कर कश्मीर को देखना चाहिए, तो शायद अमन चैन कश्मीर में दिखाई देगा। हालांकि ये बात भी सच है कि आतंकी बीच बीच में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब हो रहे हैं, जो सरकार के लिए और हमारे जो सुरक्षा बल है उनके लिए बड़ी चुनौती है। सवाल देश कायम में आज इतना ही, कल फिर एक नए सवाल के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।